हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट सीरीज हम कर रहे हैं हिस्ट्री में, उसमें यूपी बोर्ड के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम लेकर आए हैं। यानी कि जो हिस्ट्री की हमारी पूरी श्रृंखला चल रही है, उसमें जो अगला चैप्टर है मुगल एम्पायर से रिलेटेड, जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है, इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता है कक्षा 6 से 12 तक के लिए पूरी निःशुल्क शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिल रही है, हिंदी माध्यम में। ये हिंदी मीडियम की पूरी टीम है। इस टीम के साथ जुड़कर आप कक्षा 6 से 12 तक के लिए जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं या सीबीएसई बोर्ड्स हैं, उसकी आप पढ़ाई सभी चैप्टर की सभी टॉपिक को, सभी कंसेप्ट को हिंदी माध्यम में आप पढ़ सकते हैं, बिना कोई पेड सब्सक्रिप्शन लिए, बिना कोई पैसा भरे। यानी 1 या 2 चैप्टर के बाद आपको बिल्कुल कोई पैसा नहीं भरना है, किसी तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी पढ़ाई आप कहां कर सकते हैं? मैग्नेट ब्रेन हिंदी पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी या अनदर स्टेट्स के परीक्षार्थी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आइए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी हाल के परीक्षा में पूछे गए थे हिस्ट्री से। तो इतिहास का जो ये 9वां चैप्टर है, शासक और विभिन्न इतिवृत्त, मुगल दरबार वाला जो कंडीशन है, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए, ये मुगल दरबार, मुगल शासन काल से संबंधित प्रश्न। आपको पता है कि मुगल काल जो है 1526, ठीक है, बाबर ने इसकी स्थापना की थी और ये चलता रहा। फिर इसमें महान कई सारे बड़े जो राजा इसमें आए, हुमायूं आया, अकबर आया, औरंगजेब आया, शाहजहां, इसके बाद वो बहादुर शाह जफर द्वितीय तक 1857 की क्रांति तक मुख्य रूप से ये काल चलता रहा, मुगल पीरियड चलता रहा। लेकिन इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस परीक्षा में आए हुए हैं, जो भी हाल में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को थोड़ा देखते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हालांकि ये शॉर्ट नेम है, भी इनका और बड़ा नाम है, इनकी मृत्यु कब हुई? तो देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे? सूफी संत, जो चिश्ती परंपरा थी ना, जो सूफी की चिश्ती परंपरा थी, ठीक है, इसमें ये संत थे बहुत महत्वपूर्ण। तो इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 1235 में। ठीक है, तो इससे संबंधित और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं, उसको देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट में। पहले ये जो क्वेश्चन आपका 2020 से पूछा गया है, इसको आप जरूर ध्यान देंगे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला है कि अकबर का मकबरा कहां स्थित है? लाहौर में, काबुल में, दिल्ली में, सिकंदरा में। अब देखिए, सिकंदरा जो है ये आगरा के पास है। सिकंदरा, आपको ये भी पता है कि पहले दिल्ली ही राजधानी हुआ करती थी मुगलों की, माफ कीजिए, आगरा ही राजधानी हुआ करती थी मुगलों की। तो अकबर का जो मकबरा है वो घास सिकंदरा में स्थित है और आगरा के पास, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहां है? सिकंदरा में। ये पूछा गया है, ईयर 2020 में यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला सवाल देखिए, मयूर सिंहासन बनवाया था अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने। ये देखिए, इसकी इमेज एक है हाइपोथेटिकल, इस सिंहासन पे ये राजा बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिंहासन था जो बनवाया गया था मुगल शासक के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इसमें आभूषणों का इस्तेमाल करके और बहुत तरीके की नक्काशियां करके, जिसको नादिर शाह लूट के लेके चला गया। पहले आगरा राजधानी में रखा हुआ था, फिर बाद में इसको दिल्ली ले जाया गया, वहां से नादिर शाह इसको लूट के लेके चला गया था। ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, उसी ने जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया, तो शाहजहां इसका सही जवाब हो जाएगा। शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। अकबर ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की? 1570, 1572, 1575 या 1580? ये भी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये विजय प्राप्त की है 1572 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर में अकबर से संबंधित क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अबुल फजल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबरनामा की रचना किसने की? आपको पता है कि अकबरनामा की रचना ही अबुल फजल ने की है। तो या तो डायरेक्ट अबुल फजल के बारे में पूछ देगा या अकबरनामा के बारे में पूछ देगा। तो अबुल फजल प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा का रचनाकार था। उसका पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। ठीक है, वह अरबी, फारसी, यूनानी, दर्शन और सूफीवाद में पारंगत था। ठीक है ना, बहुत ही लर्नेड था। और अकबर की राजधानी तो दिल्ली से, आगरा से ही चलती थी, तो वहीं पर यह रहता था और उसने फिर अकबरनामा लिखा। वह स्वतंत्र चिंतक भी था, एक फिलोसफर भी था, थिंकर भी था। तो इस तरह अबुल फजल का नाम आता है। अति लघु में यह पूछा गया प्रश्न है, 2020 में ही पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर के शासनकाल की 2 प्रमुख इमारतों का उल्लेख कीजिए। देखिए, एक इमारत तो आपके सामने दिख रही होगी, ठीक है, बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा कहां है? फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास। यह अकबर का एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है। बुलंद दरवाजा आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह यहाँ की सर्वोच्च इमारत है। इसकी ऊंचाई भूमि से 280 मीटर है। बुलंद दरवाजे को 1602 में 280 फीट 1602 में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। तो जब गुजरात में विजय हो गई थी 1572 के आसपास हुई थी, और 1602 में उसी विजय के एक तरह से कमेमोरेट करने के लिए या उसको मनाने के लिए मनाया गया।
52 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात बुलंद दरवाजे तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये नीचे सीढ़ियां लगी हुई हैं, सीढ़ियां चढ़ के तब ये बुलंद दरवाजे तक पहुंचा जाता है, तो इसका काफी नाम आता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो उन्होंने किला बनाया, इलाहाबाद का किला है। तो इलाहाबाद के किले का निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था। इतिहासकारों का मत है कि अकबर ने संगम पर स्थित किसी पूर्व युगीन किले का जीर्णोद्धार करके उसका विस्तार करवाया और उसे सुदृढ़ किले का रूप दिया था। तो इलाहाबाद में संगम की जगह पे आप जाएंगे तो इलाहाबाद का किला आपको दिख जाएगा। ये इलाहाबाद का किला भी अकबर ने ही एक पुराने किलों का जीर्णोद्धार करके बनवाया था। अगला प्रश्न जो आपको यूपी बोर्ड में पूछा गया है कि मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के 2 कारण की व्याख्या कीजिए। आपको पता है कि अगर मुगलों के खिलाफ कोई हिंदू राजा बहुत स्ट्रांगली लड़ रहा था या कोई बहुत बड़ी चुनौती मुगलों के सामने पेश कर पाया तो ग्रेट शिवाजी थे। शिवाजी ने खास करके औरंगजेब जो पूरी मराठा साम्राज्य था उसने औरंगजेब को बहुत चुनौती दी। शिवाजी तो और पहले हो गए, तो शिवाजी ने बार बार मुगल शासन को चुनौती दी। वो पूरे राष्ट्र के रूप में भी जीतना चाह रहे थे, दिल्ली पर भी झंडा फहराना चाह रहे थे, पर ऐसा हो न सका। पर उन्होंने काफी कड़ी चुनौती और गुरिल्ला वार की जो उनकी टेक्निक थी उसको उन्होंने उसका प्रयोग करते हुए एक महान राजा के रूप में वो साबित हुए थे। तो मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के 2 कारण, सेना का संगठन, बहुत ही संगठित और तत्पर सेना थी। इनकी सेना जो थी वो इनके लिए बहुत ही वफादार थी, इनके लिए मरने मिटने को तैयार थी, और उनका व्यक्तित्व ऐसा था, इतनी कुशल नेतृत्व उनका रहता था कि सेना इनके साथ रहती थी। शिवाजी की सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी सेना, तोपखाना, नौसेना, किले आदि शामिल थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सारी चीजें इनके साथ रहती थी। इनकी सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। शिवाजी की मृत्यु के समय उनकी स्थायी सेना में 1 लाख पैदल सैनिक, 1 लाख घुड़सवार, जिसमें 60,000 सीलदार और 40,000 बारगीर थे, 140 हाथी तथा 80 बड़ी बड़ी तोपें थी। तो बहुत बड़ी सेना शिवाजी ने तैयार कर ली थी और अपने दम पर तैयार की थी। और इस सेना ने काफी हद तक जो है, एक तरफ तो जो हैदराबाद वाला इलाका था उधर से भी मराठा साम्राज्य की तकरार चलती थी, और दूसरा कहां चलता था, दूसरा मुगलों से भी चलती थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चौथ और स्वदेशमुखी वाले कर भी इसी शासन में लगाए गए थे। शिवाजी की घुड़सवार सेना में 2 प्रकार के सैनिक होते थे, एक बारगीर और एक सिलेदार। बारगीरों को राज्य की ओर से वेतन, घोड़े और अस्त्र शस्त्र आदि मिलते थे, लेकिन सिलेदारों को अपने घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। एक तरह से कह सकते हैं ना कि परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल जो होते हैं, इस तरह के था। जो बारगीर थे वो शिवाजी की सेना के स्थायी मतलब लड़ाके थे, और उनको सारी सेना की सुविधाएं मिलती थी, घुड़सवारी, घोड़े भी मिलते थे। सिलेदारों को अपने अस्त्र शस्त्र और घोड़े खुद इकट्ठा करने पड़ते थे। दूसरा, शिवाजी की एक बहुत प्रमुख विशेषता उनके थी कि किले और दुर्ग उनके यहां बहुत हुआ करते थे। तो शिवाजी दुर्गों का महत्व समझते थे। दुर्ग यानी जो फोर्ट होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, इसलिए उनके पास 250 महत्वपूर्ण दुर्ग थी। इसमें पर्याप्त संख्या में और सभी प्रकार की सेना रहती थी। ये दुर्ग ही मराठा शक्ति के प्रमुख केंद्र थे। प्रत्येक दुर्ग की देखभाल के लिए वहां एक हवलदार, एक सूबेदार और एक प्रभु नामक अधिकारी होता था। प्रभु अधिकारी, ध्यान रखिएगा, दुर्ग में सुरक्षा के लिए लगाया जाता था। इन अधिकारियों पर दुर्ग की समुचित व्यवस्था और रक्षा का उत्तरदायित्व था। तो ये महत्वपूर्ण 2-3 जो इंपॉर्टेंट कारण थे। एक, पहला उनका सेना का संगठन, जिसमें सिलेदार और बारगीर, ये 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, और दुर्ग और किले, ये 2 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जिनके कारण क्या था, शिवाजी की जो सेना थी, शिवाजी के जो युद्ध में मुगलों के खिलाफ जो सफलता थी, वो इसका कारण बन रही थी। ठीक है, चलिए, ये पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट, और शिवाजी का इस एग्जामिनेशन में भी इंपॉर्टेंट है, आप ढंग से इनको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह से बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया होगा, या अबुल फजल द्वारा प्रस्तुत अकबर के दरबार का वर्णन कीजिए। मतलब दरबार की स्थिति कैसी रहती थी, किस तरह से धार्मिक एकता को लेकर चलने का प्रयास था, कहीं धार्मिक कट्टरता देखने का प्रयास था, किस तरह से दरबार का माहौल रहता था। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत के जमाने से बलबन ने सजदा और पाइबोस जैसी चीजें शुरू की थी, जो कुछ कुछ मुगलों में भी ट्रांसफर हुई थी। कैसे दरबार में एक दूसरे का सम्मान किया जाता था, ये सारे दरबार का चित्रण इस क्वेश्चन में करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का। दैनिक कर्म कैसे, कहते हैं ना कि बिजनेस जो आज के समय में जो सरकारों का जो बिजनेस क्राइटेरिया होता है, कैसे काम चल रहा है, ये सारी चीजें है ना। दरबार में किसी व्यक्ति की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास और कितना दूर बैठा है। जितने ज्यादा शासक के करीब बैठेंगे उतना ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होते थे। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं आने और जाने की इजाजत नहीं होती थी, रूल ऑफ बिजनेस जो था, और न ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। तो यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम दरबार का रहता था। मुगल दरबार में शिष्टाचार का बहुत महत्व था। शिष्टाचार का उल्लंघन करने पर तुरंत दंड दिया जाता था। ठीक है, जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी। ठीक है, तो एक तो ये प्रमुख इंपॉर्टेंट बात है कि जो शासक हुआ करता था, शासक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। शासक के पास जो बैठेगा वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और
शक्तिशाली माना जाता था। अगर कोई शिष्टाचार का पालन या जिसको कहते हैं ना एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करता था तो तुरंत उसको सजा भी दी जाती थी। एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था, है ना। बलबन के समय में भी ये सिजदा आया था, सिजदा और पाइबोस, हथेली को चूमना और दंडवत प्रणाम करना, ये सारी चीजें। तो सिजदा में दंडवत लेटना था। सजदा के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम और जमी बोसी ये तरीके अपनाए गए, यानी जमीन को चूमने वाली भी स्थिति आ गई कि जमीन बोसी करिए, जमीन पे लेट के शासक के सामने चूमना होता था। बादशाह जनता को झरोखा दर्शन देता था। झरोखा दर्शन यानी खिड़कियों से दर्शन देता था, जहां नीचे लोगों की भीड़ उसके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा करती थी। सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, ईद, शबे बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे शासक भी थे जो हिंदी त्योहार भी मनाते थे, कुछ लोग थे बिल्कुल नहीं मनाते थे। तो ये जो त्योहारों की स्थिति थी वहां पर मुगल शासन काफी जो है वो दरबार वो जीवंत हो उठता था, लाइव हो जाता था। ऐसा लगता था कि काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है और चहल पहल दिखाई दे रही है। तो ये डेली क्रियाकलापों में शामिल था। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन, 4 शाही परिवारों की स्त्रियों का नाम लिखिए। ये 2 तरह के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो राजपूतों और मुगलों के मध्य वैवाहिक संबंध थे, ऐसा देखा जा रहा था कई बार, ठीक है ना, कि राजपूतों कभी जबरदस्ती भी कभी जानबूझ के भी। ये विवाह राजपूतों और मुगलों के मध्य मधुर संबंधों का आधार बने। कई बार ऐसा होता था कि कोई जो है जबरदस्ती दबाव बनाया गया और अच्छा संबंध रखने के लिए राजपूत मुगलों में शादी करते थे, कभी मुगल राजपूतों में। इससे मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्राप्त हुई। शाहजहां की पुत्रियों जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय प्राप्त होती थी। जहां आरा को सूरत के बंदरगाह नगर से जो विदेश व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, राजस्व की प्राप्ति होती थी। तो ये उन पुत्रियों की स्थिति बताई जा रही है कि स्त्रियों की क्या स्थिति थी। जहां आरा ने शाहजहांबाद दिल्ली को कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। इनमें से आंगन और बाग के साथ एक 2 मंजिला भव्य कारावास सराय था, ठीक है, कारावास सराय था। शाहजहांबाद जो दिल्ली कहा जाता है, चांदनी चौक का नक्शा जहां आरा द्वारा बनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चांदनी चौक आप देखते हैं उसका जो नक्शा था वो जहां आरा ने ही सारा बनवाया था। हुमायूं नामा से यह पता चलता है कि मुगल शासकों और राजकुमारों के मध्य संघर्ष सुलझाने में बुजुर्ग महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो बुजुर्ग महिलाएं थीं वो, आपको पता है कि हर राजा के 2-3 लड़के होते थे और बाद में शासन को लेकर और राजा खुद राजा बनने को लेकर बहुत उन समय विवाद रहता था। इस विवाद को सुलझाने में भी बुजुर्ग महिलाओं की भूमिका रहती थी। 4 शाही परिवार की स्त्रियों के नाम अगर आप देखें तो नूरजहां, मुमताज महल, जहां आरा और रोशन आरा, ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट स्त्रियां मुगल शासनकाल में दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन फिर रिपीट मोड में आ सकते हैं। अब अगला सवाल है कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता बताइए। तो आपको ये पता है कि जब भी मुगल शासक में जहांगीर का नाम आता है तो ये देखा जाता है कि चित्रकला बहुत फेमस थी उस समय। जहांगीर को चित्रकला से विशेष प्रेम था और वह चित्रकला का ज्ञाता भी था। जहांगीर स्वयं तुजुके जहांगीरी ग्रंथ में लिखता है कि यदि एक चित्र मेरे दरबार में 2 चित्रकारों द्वारा बनाया गया हो तो मैं यह बता सकता हूं कि अमुक चित्रकार ने मूल चेहरा और अमुक चित्रकार ने आंखें और भौवें बनाई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, वो कहता था कि अगर एक चित्र आप बना के लाए किसी व्यक्ति का, भले उसको 2 लोगों ने मिलकर बताया तो मैं बता दूंगा कि किस चित्रकार ने मुंह बनाया है और किस चित्रकार ने आंखें बनाई है। इतना पारखी था वो। उसके काल में देखो, इंपॉर्टेंट चित्रकारों का नाम है, अलग से पूछ सकता है। उसके काल में उस्ताद मंसूर, मुराद, गोवर्धन, दौलत, फारूक बेग, विशनदास, मनोहर, मोहम्मद नादिर, सालिक वहन, आगार खान, रजा मुराद आदि प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर के काल की चित्रकारी में देश विदेश की कला शैलियों के दर्शन होते थे। उसके काल में अनेक हिंदू चित्रकार भी प्रसिद्ध थे। इस प्रकार जहांगीर के शासन काल में ललित कलाओं, विशेषतः चित्रकला का विकास हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर आप कह सकते हैं कि ललित कला का विकास या चित्रकारी को सपोर्ट करने वाला कौन सा मुगल शासक था, तो जहांगीर का नाम आता है, ठीक है। जहांगीर संगीत प्रेमी भी था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आर्ट आप कह सकते हैं कि चित्रकारी, ठीक है, संगीत, ये सब किसके में ज्यादा दिखाई पड़ती है? जहांगीर के। उसके दरबार में 6 प्रसिद्ध गायक कलाकारों को आश्रय मिला हुआ था जो सम्राट और राज परिवार का मनोरंजन किया करते थे। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। तो पेंटिंग जो है सबसे ज्यादा अगर डेवलप हुई तो जहांगीर के समय में हुई, ठीक है। ये अलग से एक क्वेश्चन पूछ देता है कि किस मुगल शासक के दरबार में या किस मुगल शासक के काल में पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध हुई थी, तो उसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर।
अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रमुख कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। शिवाजी के प्रमुख कार्य ये थे, शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध एक सशक्त हिंदू राज्य की स्थापना की, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो सशक्त हिंदू राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी। शिवाजी धर्म सहिष्णु सम्राट थे। धर्म सहिष्णु यानी वो हिंदू राजा थे, पर वो कभी उनको ऐसा नहीं था, उनके शासन में, उनके सेना में मुसलमान भी काम करते थे और कोई कट्टरता वाली भावना लेकर वो नहीं चलते थे। शिवाजी एक महान विजेता थे, उन्होंने कई, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई राज्य जीते। शिवाजी अपनी कूटनीति के द्वारा मुगलों से दीर्घ काल तक युद्ध किया, कहीं दो राय नहीं इसमें, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण काम है। शिवाजी का एक ही उद्देश्य था, हिंदू राज्य स्थापित करना, बिल्कुल। तो हिंदू राज्य, क्योंकि मुगल उस समय मुसलमान राज चला रहे थे और उनके अनुसार वो बाहरी उनको मानते थे और इसे चाहते थे कि हिंदू राज्य की स्थापना हो। इस संदर्भ में उन्होंने समकालीन मुगलों जैसी ही नीति का पालन अवश्य किया, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। सर जदुनाथ सरकार के शब्दों में वह भारत के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे। राधा मुकुंद मुखर्जी के शब्दों में मुगल साम्राज्य के जो उस समय के अपनी कीर्ति और समृद्धि के उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका था, खुले विरुद्ध में हिंदू राज्य को स्थापित करना किसी तुच्छ प्रतिभा का काम नहीं था। बिल्कुल ठीक बात। माने मुगल साम्राज्य देश का सम्राट और वो भी मुसलमान या इस्लाम धर्म को लेकर चल रहा था। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा हिंदू राजा जो खुलेआम बोले कि हम हिंदू राज्य की स्थापना करेंगे, ये किसी छोटे मोटे आदमी की बात नहीं थी। वस्तुतः शिवाजी भारत के महान शासक और हिंदू स्वराज के संस्थापक थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखनी है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूपी बोर्ड में। जो बड़े सवाल पूछे गए हैं कि मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। केंद्र किस प्रकार से प्रांतों पर नियंत्रण रखता था। तो एक मुगल जो शासन प्रशासन चलाने की पूरी विधि थी, इस पर सवाल है। मुगलों के प्रांतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। केंद्र किस तरह प्रांतों पर नियंत्रण करता था। सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब उत्तर आप क्या लिख सकते हैं। प्रांतीय शासन का प्रमुख सूबेदार होता था। देखिए, जो प्रांत होते थे, एक तो केंद्र यानी कि राजधानी दिल्ली आगरा रही, उसके बाद अलग अलग राज्य रहे, राज्य में एक सूबेदार होता था। यहां भी केंद्र के समान दीवान, बख्शी, सद्र होते थे। सूबेदार सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था, मतलब जो बादशाह केंद्र में होता था उसको जाके सूबेदार, जैसे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसा था। अकबर के समय सूबों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय तक 20 हो गई, यानी 20 अलग अलग राज्य थे जहां पर सूबेदार नियुक्त किए गए थे। दीवान सूबे का वित्त अधिकारी होता था, ध्यान रखिएगा दीवान शब्द, ठीक है ना। तो अगर प्रांतों की बात करें, ठीक है, अगर आप प्रांतों की बात करें तो यहां कौन होता था, सूबेदार, क्योंकि सूबा बोलते थे प्रांत को, ठीक है। इसके अलावा यहां दीवान होता था। दीवान कौन होता था, प्रांत का वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बादशाह उसकी नियुक्ति केंद्रीय दीवान की सलाह से करता था। तो हर जैसे केंद्र में भी एक दीवान होता था और प्रांतों या सूबों में भी एक दीवान होता था। तो जो ऊपर वाला केंद्र वाला दीवान था, उसी के सलाह, उसी के कहने पर क्या किया जाता था, दीवान का सलाह, दीवान की नियुक्ति प्रांतों में की जाती थी, ठीक है ना। तो काफी हद तक डिसेंट्रलाइज मामला था। सूबे की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण, आय व्यय का हिसाब, लगान और कृषि की देखभाल, अधीनस्थ वित्त अधिकारियों पर नियंत्रण, सूबे की आर्थिक स्थिति की सूचना केंद्रीय सरकार को देना और दीवानी मुकदमों का निर्णय आदि दीवान के प्रमुख कर्तव्य थे। तो आप कह सकते हैं कि वित्त मंत्री जैसा काम दीवान करता था, ठीक है। थोड़े बहुत कुछ जुडिशियल पावर्स भी दिए गए थे। तो दीवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, ठीक। अच्छा, बख्शी का मुख्य उत्तरदायित्व सूबे की सेना की देखभाल, बख्शी, ठीक है ना। तो बख्शी का जो मुख्य, बख्शी का क्या काम था, सेना की देखभाल करना। सूबे की सेना की संख्या, उसका संगठन, नियंत्रण, रसद आदि की व्यवस्था उसके अधीन थी, यानी आप कह सकते हैं सेना प्रमुख जैसा। हालांकि नहीं, लड़ाई के मामले में नहीं, सेना का मैनेजमेंट। वाकियाए नवीस सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। तो उस समय की जो आईबी थी या रॉ था आप कह सकते हैं, तो या आप कह सकते हैं सिक्योरिटी चीफ, तो वाकियाए नवीस उसको कहते थे। और ये क्या करता था, ये सब गुप्तचर विभाग को देखता था। इस कारण सूबे के शासन की प्रत्येक सूचना, यहां तक कि सूबेदार और दीवान के कार्यों की सूचना भी वह केंद्रीय सरकार को भेजता था। प्रायः सूबे में सदर और काजी का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था, ठीक, जो सद्र, उस सद्र अथवा मुख्य काजी के नियंत्रण में कार्य करता था। सूबे की राजधानी तथा बड़े नगरों की शांति और सुरक्षा, स्वच्छता और सफाई, यात्रियों की देखभाल आदि कोतवाल करता था। तो एक ये कोतवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दीवान, सूबेदार, सबसे ऊपर तो हो जाएगा सूबेदार, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सूबेदार, ठीक है, दीवान, काजी, ठीक है, बख्शी,
ठीक है ना, वक्ष, हाँ ठीक है। इसके अलावा वाकियाए नवीस जो गुप्तचर वाला होता था। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप साथ साथ में रिवाइज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आपकी चीजें दिमाग में आ जाएंगी। वाकियाए नवीस, ठीक है। और लास्ट में कोतवाल। ये प्रांतों के प्रमुख क्या थे? प्रमुख स्तंभ थे। इसको आप ध्यान रखेंगे। सूबेदार, दीवान, काजी, बख्शी, वाकियाए नवीस और कोतवाल, ये मुगल कालीन इंपॉर्टेंट लोग थे। जो कोतवाल जो है ये एक तरह से आपको केवल लॉ एंड ऑर्डर भी देखता था और सफाई यात्री देखभाल भी देखता। आज भी कोतवाल शब्द बहुत फेमस है। एसआई जो होते हैं उनको आज भी कोतवाल कहा जाता है, या जो खासकर जो थानाध्यक्ष होते हैं कोतवाली के, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट लक्षण क्या थे? सम्राट के साथ उनका संबंध किस प्रकार निर्धारित होता था, या हाँ बादशाह के साथ उनका संबंध कैसा होता था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न निर्जाति और धार्मिक समूहों से होती थी। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी से बादशाह के रूप जुड़े थे। साम्राज्य के आरंभ से ही तुरानी और ईरान से आए लोग शाही सेवा में थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका विशेष स्थान था। सन 1950-60 के पश्चात राजपूत और भारतीय मुसलमानों ने शाही सेवा में प्रवेश किया। तो पहले तुर्की और ईरान से आए लोग शाही सेवा में थे, लेकिन बाद में फिर भारतीय लोग भी इसमें शामिल होने लगे। बाद में मराठे भी मुगल अभिजात वर्ग में शामिल हो गए। तो मुगलों की जो शाही वर्ग था, सभी सरकारी अधिकारी वर्ग के दर्जे और पदों में 2 प्रकार की संख्या विषयक ओहदे होते थे। जात शाही पदानुक्रम में अधिकारी के पद और वेतन का सूचक था एवं सवार यह सूचित करता था कि उसे सेवा में कितने घुड़सवार रखना है। 17वीं शताब्दी में 1000 या उसके ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात वर्ग में थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अभिजात वर्ग के लोग सैन्य अभियानों में अपनी सेना के साथ भाग लेते थे और प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में काम करते थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो प्रांतों में भी जाकर अधिकारी के रूप में काम करते थे और इनका बहुत महत्व रहता था। यह इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। निम्नतम ओहदों के अधिकारियों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदों, पदवियों और आधिकारिक नियुक्तियों का बदलाव का पुनरीक्षण करता था। खुद बादशाह देखता था कि किसको क्या पद देना है। अकबर ने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक संबंध भी स्थापित किए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन, प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम थी। यानी कि वो प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए उनके लिए एक जरिया था। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए याचिका देता था, बादशाह के सामने तजवीज प्रस्तुत करता था। यदि याचिकाकर्ता सुयोग्य होता था तो उसे मनसब प्रदान किया जाता था। मनसब यानी एक तरह का अधिकार। मीर बख्शी जो उच्चतम वेतनदाता था, खुले दरबार में बादशाह के दाईं ओर खड़ा होता था तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था, जबकि उसका कार्यालय उसकी मुहर और हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर और हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो आप देख, ये पूरा एक तरह से आप सिस्टम देख रहे हैं कि कैसा सिस्टम चलता था उस समय मुगल में। तो जो ये आप देख रहे हैं मीर बख्शी, ये सबसे हेड हुआ करता था। इसको कैबिनेट सेक्रेटरी मान लीजिए आप उस समय का। और ये सारे पदोन्नति, कौन सा ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, अपना मुहर भी लगाता था, बादशाह का भी लगाता था। तो ये अभिजात वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अभिजात वर्ग विलासिता का जीवन व्यतीत करता था, काफी हाई फाई। वे फलदार वृक्ष और सुंदर फव्वारों से युक्त बागों में शानदार महलों में रहते थे। अपने स्तर के अनुसार सरदारों को वर्ष में 2 बार सम्राट को भेंट भी देनी पड़ती थी। इतने भारी व्यय के कारण मुगल सरदार प्रायः कर्ज में फंसे रहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। दरबार में नियुक्त तैनाते रकाब अभिजातों का ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्ति किया जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के कर्तव्य से बंधे थे। दिन रात बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते थे। तो उस ये तैनाते रकाब को आप उस समय के एसपीजी कह सकते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। वो बादशाह की प्रोटेक्शन करना, उनको तैनाती करना, उनके प्रोटेक्शन में लगे रहना, ये उनका काम था। तो अभिजात वर्गों की बहुत चांदी थी, ये आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के अंतिम दिनों में उसके पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्ध का विवरण दीजिए तथा औरंगजेब की सफलता के कारण बताइए। तो क्यों, देखिए शाहजहां के कई पुत्र थे, उन पुत्रों में आपस में लड़ाई हुई, उसमें से औरंगजेब जीता और सफल हुआ। तो क्या ये लड़ाई थी, क्यों सफल हुआ, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया एपी बोर्ड में। तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। एक दारा शिकोह जो था, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। दारा शिकोह बहुत ही लर्नेड आदमी था और बहुत ही जितना ही औरंगजेब एक तरह कट्टर प्रकार का शासक था, दारा शिकोह जो है थोड़ा सा लिबरल आदमी था। शाहजहां दारा से बहुत प्यार करता था। उसने दारा को हिसार फौरोजा की जागीर दी, परंतु वह शाहजहां के पास आगरा में रहता था। शाहसुना बिहार तथा बंगाल और औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था और मुराद मालवा तथा गुजरात का शासक था।
सन 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया। दारा ने उसकी बीमारी के समाचार को गोपनीय रखा, अतः प्रारंभ में राजकुमारों को शाहजहां के विषय में सत्यता ज्ञात न हो सकी। तीनों राजकुमार दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। तो दारा वही था, दारा सिकों को पता चला कि शाहजहां बीमार है, लेकिन अन्य राजकुमारों को नहीं बताया कि वो लोग भी आ जाएंगे राजा बनने के लिए। ठीक है, तो पहले तो गुप्त रखा। अतः इनके मध्य उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। तीनों चाहते थे हम गद्दी पे बैठे। पहला युद्ध हुआ बहादुरपुर का युद्ध, 14 फरवरी 1658। सर्वप्रथम शाहसूजा बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वह एक सेना लेकर आगरा की ओर बढ़ा। दारा ने अपने पुत्र सुलेमान सिको और राजा जय सिंह को एक सेना सहित शाहसूजा का सामना करने के लिए भेजा। तो बंगाल का सूबेदार था शाहसूजा, उसने पहले ही अपने आप को बोला कि हम अब स्वतंत्र हैं, दिल्ली के अंदर नहीं है, और आगे बढ़ने लगा। तो दारा सिको ने उसको रोकने के लिए सेना भेजी। 1658 में बनारस के निकट बहादुरपुर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। सूजा परास्त हुआ और बंगाल की ओर भाग गया। तो एक चुनौती तो खत्म। अगला धर्मत का युद्ध। औरंगजेब ने मुराद से संधि की और उसके साथ विजय के उपरांत साम्राज्य का विभाजन करने की बात की। औरंगजेब ने क्या किया, मुराद को मिला लिया, तुम मेरे साथ मिल जाओ, जब जीत जाएंगे तो आधा बंटवारा कर लेंगे, और दोनों आगे बढ़े। दोनों की सेनाएं धर्मत नामक स्थान पर मिली। दारा ने कासिम खान और ईसवंत सिंह को उनका सामना करने के लिए भेजा। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। अंत में औरंगजेब की विजय हो गई, क्योंकि वो मुराद के साथ मिला हुआ था। तीसरा युद्ध हुआ सामूगढ़ का। औरंगजेब मुराद के साथ चंबल पार करके सामूगढ़ नामक स्थान पर पहुंचा। दारा भी एक सेना लेकर सामूगढ़ के मैदान में आया। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हो गई। वो भागकर आगरा पहुंच गया और अपने बच्चों के साथ लेकर दिल्ली भाग गया। औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब को भी यह संदेह हुआ कि सम्राट उसकी हत्या का षड्यंत्र रच रहा है, अतः उसने शाहजहां को बंदी बना लिया। तो अभी शाहजहां बीमार था और ये चारों लड़ने लगे, और लास्ट में जब वो आगरा पहुंचा तो उसने शाहजहां को ही जेल में कैद कर दिया, और फिर वहीं जेल से बैठ के वो ताजमहल को देखा करता था। आपने कहानी सुनी होगी। लास्ट में जब अब मुराद का अंत हुआ, मुराद मिला हुआ था औरंगजेब के साथ, तो आगरा पर अधिकार करने के बाद औरंगजेब ने दारा का पीछा किया। उस समय मुराद भी सिंहासन प्राप्ति के लिए अधीर हो गया, अतः उसको औरंगजेब ने 20 लाख रुपए दिए। मथुरा के पास मुराद ने शराब के नशे में आधारहीन बातें की, तो औरंगजेब ने उसे गिरफ्तार करके ग्वालियर के दुर्ग में बंद कर दिया। 3 वर्ष के बाद 1661 में उसको एक अपराध के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया। काम खत्म। तो पहले औरंगजेब ने मुराद को मिलाया, मुराद को मिलाकर दारा सिकों को पहले खत्म किया, और दारा सिकों के बाद उसने फिर मुराद को भी खत्म कर दिया। फिर लास्ट में दारा की हत्या हुई। दारा दिल्ली से लाहौर गया, वहां उसे मुल्तान सिंध होता हुआ वो गुजरात चला गया। अंत में उसे बंदी बना लिया गया, उसे दिल्ली लाया गया और 1659 में उसका वध कर दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। और इस तरह उत्तराधिकार की जंग में किसकी जीत हुई? औरंगजेब की। अब एक सूजा रह गया, तो सूजा एक सेना के साथ आगरा की ओर बढ़ा। औरंगजेब ने उसका सामना करने के लिए सेना भेजी। औरंगजेब की सेना से खजुआ नामक स्थान पर सूजा पराजित हुआ। पराजित होकर वह अराकान की ओर भागा, उसका भी वध कर दिया गया। तो औरंगजेब की सफलता की क्या कारण थे, देख लीजिए। औरंगजेब एक उच्च कोटि का सेनापति था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पहले से ही सेना में माहिर था, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। कूटनीतिज्ञ भी था, उसने कैसे अपने आप साथ मुराद को मिला लिया था, बाद में उसे भी मार दिया। औरंगजेब ने अपने तोपखाने का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। कट्टर सुन्नी मुसलमानों ने औरंगजेब की सहायता की थी। ये तो था, क्योंकि उसका हमेशा जो रहता था प्रोजेक्ट, वो ये रहता था कि हम कट्टर मुसलमानों की वाली बात करेंगे, इसलिए जो कट्टर मुसलमान थे उसके साथ भी रहते थे। और दारा की सेना असंगठित थी, इसमें कोई दारा नहीं। अभी शाहजहां ही राजा था, दारा उतना भी सेना को अपने हाथ में ले नहीं पाया था, तो उसकी सेना संगठित थी नहीं, और उसने मुराद और औरंगजेब को एक साथ हरा नहीं पाया। तो ये वो महत्वपूर्ण सवाल इस चैप्टर से थे जो आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड में, जो आपको ढंग से तैयार करने हैं और इससे संबंधित क्वेश्चंस को भी देखना है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कराऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीवियस ईयर में ये महत्वपूर्ण सवाल है, इनको देखते रहिए, इनको समझते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट बेंच हिंदी पर कक्षा 6 से 12 तक की सारे स्टेट बोर्ड्स की परीक्षा के लिए सारी तैयारी, सारे कंसेप्ट वीडियोज, एमसीक्यूज, जितनी चीजें जरूरत हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सारी चीजें आपको मैग्नेट बेंच पर मिलेंगी। सिर्फ आपको इतना करना है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो से रिलेटेड किसी कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के PYQs के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।